दैनिक जागरण वार्तालाप के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनंत विजय और आज हमारे साथ वार्तालाप कार्यक्रम में जुड़ेंगे एक बहुत ही खास मेहमान, सात समंदर पार से जिसे हम कहते थे अमीश। अमीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अमीश त्रिपाठी जी के बारे में एक बात बता दूं कि ये भारत के पहले सेलिब्रिटी राइटर हैं। फोर्ब्स ने इनको सेलिब्रिटी माना है, ये टॉप 50 पावरफुल पर्सनालिटी की लिस्ट में है। तो अमीश जी ने ये साबित किया कि लेखन में भी इतनी ताकत हो सकती है कि वो लेखक को सेलिब्रिटी बना सकता है। अमीश जी, दैनिक जागरण में एक बार आपका फिर से स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। आपकी नई किताब भी आई है, हम उस पर बात करेंगे, लीजेंड ऑफ सुहेल देव पर। काफी उत्सुकता से प्रतीक्षा इसकी कर रहे थे हम लोग काफी सालों से। मुझे लगता है कि 2019 में ही ये किताब आनी थी, किन्हीं वजहों से ये किताब 2020 में आ पाई है। तो जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। आप ये किताब कब रिलीज हो रही है? ये किताब तो अभी रिलीज हो गई है, ये मार्केट में अवेलेबल है अभी। और आप जो भी किताब की दुकान खुले हैं ये जी, लॉकडाउन या आपदा के माहौल में, वहाँ पे आप जा सकते हैं और ये किताब खरीद सकते हैं और हम अमेज़न हम फ्लिपकार्ट पे आपके ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर तक पहुँच जाएगी ये किताब। हम आपके पीछे किताब देख सकते हैं, अगर थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप किताब दिखा सकें, हाँ, क्योंकि बहुत उत्सुकता रहती है लोगों को आपकी किताब देखने में। ये है, ये हमारी नई बहुत बहुत किताब लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हू सेव्ड इंडिया। जी, बहुत धन्यवाद अमीश जी। अमीश जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले आपने शिव त्रयी लिखी, जी। फिर आपने रामचंद्र श्रृंखला की किताबें लिखी जो पाठकों ने पसंद की। आपने वैचारिक लेखन भी किया, आपकी किताब इमॉर्टल इंडिया भी हम लोगों ने पढ़ी, पाठकों ने उसे भी पसंद किया। जागरण बेस्ट सेलर की सूची में आपकी सारी किताबें अलग अलग समय पर शामिल भी हुई। तो ये जो पौराणिक पात्र थे उसको छोड़कर आप ऐतिहासिक पात्र सुहेल देव की तरफ कैसे आ गए? देखिए, मेरा तो मानना है कि जिसे आप पौराणिक कहते हैं, ये कुछ लोग मिथ भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, अंग्रेजी में वो शब्द इस्तेमाल करते भी हैं लोग, तो ठीक है, मैं ज़बरदस्ती लोगों से लड़ाई करता हूँ नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि वो भी इतिहास ही है। अ, हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु शिव, जो हमारे देवी-देवताओं की कहानियाँ हैं, वो भी मेरा मानना है कि वो इतिहास ही है। तो बस मतलब शायद फ़र्क इतना है कि वो ज़्यादा प्राचीन इतिहास है और ये सिर्फ़ 1000 साल पुरानी इतिहास है। शायद वो एक फ़र्क है। और मैं ये ज़रूर बता दूँ, शिवात्रय और रामचंद्र श्रृंखला, ये दोनों मतलब रामचंद्र श्रृंखला में लिखता तो रहूँगा। इसमें 5 किताबें हैं और 3 किताबें अभी तक प्रकाशित हुई हैं, चौथी अभी लिख रहा हूँ मैं। लेकिन सुहेल देव, लेजेंड ऑफ सुहेल देव जो किताब है, ये मेरे राइटर सेंटर्स के द्वारा आ रही है। इसमें क्या है कि मैं एक टीम के साथ काम करता हूँ। तो स्टोरी मेरी है, स्टोरी समरी मेरी है। करीब 5000-10,000 शब्दों का मैं स्टोरी समरी बनाता हूँ। फिर फर्स्ट ड्राफ्ट जो है, फर्स्ट ड्राफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट, वो राइटर सेंटर जो लेखक हैं जिन्हें मैंने हायर किया है वो बनाते हैं, 50-60 शब्दों का। और फिर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट और फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट मैं करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि कहीं कई कहानियां मेरे जहन में बसी हुई हैं ऑलरेडी। शिव जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे। तो अ, मेरा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो किताबों का जो आइडिया जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, कहीं ऐसा ना हो कि उन किताबों के प्रकाशन होने के पहले मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो क्योंकि बहुत आइडियाज़ हैं मेरे ज़हन में। तो आइडिया ये था कि राइटर सेंटर के द्वारा ये प्रयत्न किया जाए कि अ, कि जो भी आइडियाज़ हैं वो किताबें भी प्रकाशित हों। तो शिवा ट्रिलॉजी, रामचंद्र श्रृंखला, महाभारत, ये सब
सिर्फ मैं लिखूंगा। और राइटर सेंटर जो किताब है, यहाँ एक टीम के साथ मैं काम करूंगा, इसीलिए इसमें हमने साफ साफ बताया कि अमीश एंड राइटर सेंटर, और राइटर सेंटर नॉन। और अगर सिर्फ एक लेखक है, पूरी टीम नहीं, तो उस लेखक का नाम भी यहाँ पे होगा, ताकि कुछ मिसलीड नहीं किया जा रहा है, पाठकों को साफ साफ मालूम है कि एक टीम वर्क है। अमीश जी, आपने बहुत सहजता से मृत्यु शब्द किया। भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले, आप बहुत दीर्घायु हों। और अभी तो आप बहुत कम उम्र के हैं, और मैं अभी पिछले दिनों सर्च कर रहा था आपके बारे में, जब से तय हुआ कि बातचीत करनी है, तो आपके नाम के साथ एक डिप्लोमैट शब्द भी जुड़ गया है अब आपके परिचय में। आप लंदन में भारतीय उच्चायुक्त में नेहरू सेंटर के निदेशक भी हैं। आपको अभी बहुत लंबा काम करना है, और ये भारत में मुझे लगता है कि आपने एक नई शुरुआत की है। ये कि आपने आइडिया दिया और कोई और लिखेगा। हमारे एक मित्र ने एक दिन मुझे व्हाट्सएप करके मुंबई से पूछा कि क्या भारत में ऐसा संभव है, ऐसा भी होता है। इसके बारे में थोड़ा हिंदी के पाठकों के लिए थोड़ा और समझाइए कि कैसे काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा सा लिख के और किसी राइटर को दे देते हैं और वो डेवलप करता है। ये फिल्मों में तो इस तरह की प्रविधि हमने सुनी थी, पर ये उपन्यास लेखन में या हिस्टोरिक फिक्शन लिखने में ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, विदेश में तो ऐसा होता है, विदेश में राइटर सेंटर हैं, और जो बड़े लेखक जो हैं, विल्बर स्मिथ, जेम्स पैटिसन, वो राइटर सेंटर बनाते हैं, और इसके द्वारा वो उनके उनके साल में करीब 4-5 किताबें प्रकाशित हो जाती हैं। देखिए, लेकिन उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जहां तक मुझे ज्ञात है जेम्स पैटिसन का, तो मात्र जो पात्र हैं वही उनके होते हैं लेकिन जो कहानी है उनका राइटर सेंटर ही बनाता है, बस नाम उनका लग जाता है। मैं थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ आप मुझे जानते हैं, मैं थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ, तो मेरे और भारत में ऐसा राइटर सेंटर अभी तक नहीं हुआ है। विदेश में हुआ है, भारत में अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इससे देखिए फायदा ये होगा कि मेरे अंदर इतनी कहानियां हैं, वो भरेंगी नहीं, प्रकाशित हो जाएंगी। मैं थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ पात्र नहीं देता हूँ, मैं पूरी कहानी मतलब का स्टोरी समरी 5,000 10,000 शब्दों का समरी बना के इनको राइटर सेंटर को देता हूँ। वो 5,000 10,000 शब्दों का 60,000 70,000 एक फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट बना देता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। इससे क्या होता है कि साइमल्टेनियसली कई किताबों का काम स्टार्ट हो जाता है। कोई भी अच्छी किताब लिखने में कम से कम 1.5-2 साल तो चाहिए। लेकिन अगर 4-5 किताबें साथ में उनका काम चले तो फिर आप और कहानियां निकाल सकते हैं। जी, आइडिया तो यही है। और कहानियां निकल पाएंगी। जो राइटर सेंटर हैं उन्हें गारंटीड पैसा मिलता है। किताब चले ना चले उनका कुछ उनको फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटीड पैसा उनसे मिलता है उन्हें। अच्छा, ये और जी, अगर सिर्फ एक लेखक हो इसमें साथ, तो मैं नाम भी इसमें लगाऊंगा। और फिर उसमें फिर क्या होगा कि भाई इतने अच्छे लेखक हैं, उन भर के आ सकते हैं, जो स्पेशली जो हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो मेरे साथ लेखन करेगा, मेरी जैसी कहानियां हैं, आपको मालूम है किस टाइप के लेखकों के साथ मैं काम करूंगा, तो उनका नाम भी बनेगा। आशा है कि वो भी आगे जाके खुद और कुछ कहानियां लिखेंगे। और भारत माँ की इतनी छुपी कहानियां हैं, वो बाहर उभर के आएंगी। जैसे ये दुख की बात है कि महाराजा राजा सुहेल देव की इतना इंस्पायरिंग कहानी है उनकी, लेकिन यूपी में भी इतने लोग नहीं जानते हैं, और यूपी के बाहर तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस अमीश जी, मैं इसी किताब के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। ये जो थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, सुहेल देव के बारे में लिखने के बारे में विचार कब आया आपके दिमाग में, और कैसे आया? विचार तो आया कुछ सालों पहले, मैंने जी, कहानी सुनी, और ये मेरे दिमाग में हरदम रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता भी रहता हूँ।
हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो इतिहास, हर सब्जेक्ट में ये कठिनाई है कि हमारी बातें नहीं सिखाई जाती, विदेशी बातें सिखाई जाती। अगर आप गणित सीखेंगे तो आपको पाइथागोरस या यूक्लिड के बारे में सिखाया जाएगा, बौधायन जी या भास्कराचार्य जी के बारे में नहीं सिखाया जाएगा। आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो सुश्रुत चरक का तो नाम ही नहीं लिया जाता है। जहां तक वो आपको हिपोक्रेटिस के बारे में सिखाया जाएगा। हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट में यही हाल है। साहित्य में कालिदास जी, भास्कर जी, मिर्जा गालिब, थिरुवल्लुवर, ये सब नहीं सिखाया जाएगा, शेक्सपियर सिखाया जाएगा। तो और यही ये प्रॉब्लम, ये मैं इतिहास का जो सब्जेक्ट है, जिस तरह सिखाया जाता है, ये प्रॉब्लम उस विषय में भी है। एक इकोनॉमिस्ट है संजीव सान्याल, जो इतिहासकार भी है। उनने कहा था कि भाई जो इतिहास हमें सिखाया जाता है, जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया उनका इतिहास है, हमारा खुद का इतिहास नहीं जी। हमें सिखाया जाता है महमूद गजनी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मोहम्मद घोरी के बारे में, बाबर के बारे में, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। और एक ये गलती हमारे एस्टेब्लिशमेंट हिस्टोरियंस ने की है कि अगर वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं तो टर्किक कॉलोनियल रूल को इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं? बिल्कुल। मतलब इस तरह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय मुसलमान हैं, उनका रूल था। नहीं, वैसा नहीं था। भारतीय मुसलमान उनके साथ नहीं मिले हुए थे, ये तो विदेशी थे, ये तो तुर्की थे, ये हमारे भारत के मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल। और कठिनाई यहाँ भी होती है कि आप बॉलीवुड की पिक्चरें देखें, अगर आप अंग्रेज के राजा दिखाएंगे तो बॉलीवुड बड़ा केयरफुल होता है, गोरे लोगों को ही दिखाता है। टॉम ऑल्टर या बॉब क्रिस्टो किसी को खड़ा कर देगा वहां पे। लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी को दिखाना है तो रणवीर सिंह खड़े कर देंगे, रणवीर सिंह को खड़ा कर देंगे। अकबर को दिखाना है तो पृथ्वीराज कपूर या ऋतिक रोशन को खड़ा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे ये बैठा दिया जाता है वो तो भारतीय ही थे। अरे भारतीय नहीं थे वो। अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप पीछे जाके अलाउद्दीन खिलजी को देखें तो हमें वो चीनी दिखते, चाइनीज दिखते हो। अकबर भी चाइनीज दिखते हो। पृथ्वीराज कपूर और ऋतिक रोशन की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा दिया जाता है कि वो भारतीय थे और भारतीय मुसलमान थे। सत्य तो ये है कि वो विदेशी थे, तुर्की थे। और तुर्की टर्की से नहीं आते हैं, तुर्की ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से आते हैं। टर्की भी उस जमाने में ग्रीक होता था, तुर्की ने उनके ऊपर भी आक्रमण करके कब्जा कर लिया वहां। तो ये आक्रमणकारी थे। और इसीलिए मेरा मानना है कि जिन राजाओं ने, जिन योद्धाओं ने इन विदेशियों के साथ लड़ाई की, जिन राजाओं ने, जिन योद्धाओं ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाए रखा, उनके बारे में हमें सीखना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल सीखना चाहिए। बिल्कुल। और राजा सुहेलदेव ऐसी ही कहानी है। राजा सुहेलदेव की कहानी कि उनने एक आपदा के समय में हर संप्रदाय को, हर जाति को, हर हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट को, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन को इकट्ठा करा, एक महान सेना बनाई और तुर्की जो इन्वेडिंग आर्मी थी, उनकी जो लश्कर थी, सेना थी, उसे ध्वस्त कर दिया। ये कहानी तो हमें सीखनी चाहिए जी। और ये नहीं सिखाया जाता है। तो हम भारतवासियों का मानना ये है कि हम तो डरपोक थे, हम हर लड़ाई हारते रहे। तो सत्य वो बात नहीं है। हमने कई लड़ाइयां हारी, लेकिन कई लड़ाइयां जीती भी। इसीलिए तो हम मात्र भारत माँ आज तक जिंदा है। जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, सिर्फ भारत अभी तक जिंदा है, बाकी सब मर गई हैं। रोम, ग्रीस, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, कौन जिंदा है भाई अभी? सब के सब मर गए। केल्ट्स,
सेंट्रल अमेरिका, सब के सब मार दिए गए, सिर्फ हम जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि हमने कभी हार नहीं मानी। हमारे पूर्वज लड़ते रहे, 1000 साल तक लड़ते रहे। मैं आपको बताता हूँ, ये ज़ोरास्ट्रियन तो पर्शिया जो अमीश है, जी आपकी, जी 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 नहीं, जी ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया जो है, जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, 30 से 50 साल में उनकी पूरी सभ्यता सब समाप्त हो। सब उनके जो फायर टेम्पल्स थे सब जला दिए गए, उनके जो यूनिवर्सिटीज थे सब ध्वस्त कर दिए गए, उनके जो शहर थे सब तबाह कर दिए गए। कुछ ही ज़ोरास्ट्रियंस बचे हैं आज के तारीख में, जो बेचारे भाग के हमारे भारत देश में आ गए, उन्हें पनाह दी गई, जो आज हम उन्हें पारसी बुलाते हैं। ज़ोरास्ट्रियन पर्शियन 30 से 50 साल बस, सब ध्वस्त हो गया। और उस जमाने के इतने महान साम्राज्य थे, 1000 साल हो गए, हम अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि कई लड़ाइयां हमने जीती भी। ये हमें सिखाया नहीं जाता है। हम डरपोक नहीं थे, हमारे पूर्वज डरपोक नहीं थे, बहुत शक्ति थी उनमें, बहुत ताकत था उनमें, लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। ये हमें सीखना चाहिए कि नहीं? तो आपकी इस किताब में हमें हमारे पूर्वजों की इस ताकत का एहसास होगा? वही तो प्रयत्न है कि उसकी उसकी चर्चा हो कहानी के द्वारा और हम सीखें। जी जी। और सिर्फ तो राजा सुहेल देव की नहीं, शिव जी की कृपा रही जी तो ऐसे बहुत ही महानायक और महानायिका हैं। रानी अबक्का, लाचित बोरफुकन, मार्तंड वर्मा, पूरे भारतवर्ष में सब जगह में इतने महान योद्धा हैं। ताराबाई, संभाजी, सबके बारे में कहानियां लिखनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कितने कितने महान थे हमारे पूर्वज, जी। कितना शौर्य था उनमें। हम एक सवाल और मेरे, जो मैं फिर से वहीं पे लौटता हूँ अमीश जी। आप बनारस के रहने वाले के राउरकेला में आपने स्कूलिंग की, फिर आप मुंबई चले गए, फिर आप आईआईएम कलकत्ता चले गए, फिर आप बड़े बैंकर हो गए देश के। और इन सब के बीच आपने जब भारत के किसी महान सपूत के बारे में लिखने की सोची, तो आपने पहला चुनाव सुहेल देव का कैसे किया? ये बड़ी रोचक कहानी हो सकती है, अगर आप हमारे साथ साझा कर पाए इसको तो। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि ये एक इतिहास का एक पहलू है जो हमें बताया नहीं गया है। जी हमारे किताबों में हमें बताया जाता है कि महमूद गजनी आया और 17 बार उसने आक्रमण किए हमारे भारत माँ के ऊपर, जी और सीमलेसली उसके बाद मोहम्मद घोरी आ गया और जो इस्लामिक रूल जो कहते हैं वो शुरू हो गया। मैं फिर से इस्लामिक रूल, मैं ये टर्म को गलत मानता हूँ। वो इस्लामिक रूल नहीं था, वो टर्की कॉलोनियल रूल था। जैसे अंग्रेजों का राज था, उस जमाने में तुर्कियों का राज था, भारतीय उनमें नहीं थे। लेकिन अगर आप डेट्स देखें, महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी, महमूद गजनी आया 1020s में और मोहम्मद घोरी आया 1190s में। मतलब इन दोनों के बीच 160 साल का फासला है। 160 साल कुछ कम नहीं है। बिल्कुल। और ये दुनिया की स्थिति वो ये थी उस जमाने में कि तुर्की पूरे दुनिया भर में आक्रमण कर रहे थे, सब जगह बर्बादी फैला रहे थे। तो भारत में वापस क्यों नहीं आए? 160 साल तक वापस नहीं आए, क्यों? जवाब नहीं, राजा सुहेल देव। क्योंकि जब भारत आए, उन्हें राजा सुहेल देव का सामना करना पड़ा। इनने जो तुर्की जो सेना थी, लश्कर थी, आखिरी इंसान तक उनको मार गिराया, आखिरी इंसान तक, एक को जिंदा नहीं छोड़ा उन्हें। और तुर्कियों की हार इतनी डेवस्टेटिंग थी, इतनी बुरी थी कि वो 160 साल तक वापस आने की हिम्मत नहीं हुई। जी और मेरा मानना है कि राजा सुहेल देव से हमें सीख ये मिलती है कि अगर हम भारतवासी एकजुट हो जाए, कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता है। हमारी कठिनाई ये है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। किसी विदेशी को हमें हराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने आप को हरा देते भी आप जाते हैं। हैं। क्योंकि
हमें तो बस मजा आता है एक दूसरे से लड़ाई करने, या तो भाषा के ऊपर, या राज्य के ऊपर, या पंथ के ऊपर, या जाति के ऊपर। कुछ ना कुछ तो बहाना चुन के हम एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते। राजा सुहेलदेव से सीख ये मिल सकती है, अगर हम एकजुट हों कोई हमें हरा नहीं सकता है। आज के तारीख में भी एक एक देश हमारे ऊपर आक्रमण करने, मैं डिप्लोमेट हूं तो मैं ज्यादा खुला तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बिल्कुल देश है जो बिल्कुल। हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से राजा सुहेलदेव का जो संदेश है ये तो और भी महत्वपूर्ण है आज के तारीख में, इसे सुनना अनिवार्य है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने जो भी इंटरनल डिविजन्स हैं, जो बिखराव है, उसे साइड में रखना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भारतवासी एक हो जाए, कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। और विदेश नीति के बारे में तो हमेशा एकजुट रहते ही आए और अभी भी की जानी चाहिए कि आगे भी हम एकजुट रहेंगे। एक सवाल और आपसे पूछता हूं कि आपकी जो किताब है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, ये कितना इतिहास है और कितना फिक्शन है? नहीं देखिए, मैं इतिहासकार नहीं, मैं तो कथाकार हूँ। जी तो कथाकार कथाएं सुनाते हैं, और स्कॉलर्स जो हैं, बुद्धिजीव जो हैं, वो इतिहास टेक्स्ट बुक लिखते हैं। जी मेरा मानना है कि जितना सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव के ऊपर रिसर्च होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं। आशा है कि शायद इस कहानी के बाद हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिजीव हैं, वो इस विषय पर थोड़ा सोच विचार करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, और हमारी जो इतिहास की जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स में हैं, उनमें राजा सुहेलदेव की कहानी भी लाएंगे। अमीश जी, हम हिंदी के अखबार हैं और आप हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं, हिंदी क्षेत्र से आते हैं, हम लोग कब अपेक्षा कर सकते हैं कि ये पुस्तक हिंदी में उपलब्ध हो जाएगी? बस कुछ ही महीनों में, क्योंकि देखिए अनुवाद में थोड़ा समय लग जाता है, तो जी कुछ महीनों की बात है। अमीश लेकिन जी, हाँ, आपने जो राइटर सेंटर की बात की है, क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी आइडिया पर मूल रूप से हिंदी में लिखवाया जाए? हाँ क्यों नहीं। देखिए, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। एक देखिए, एक माहौल था भारत में, आज भी है, जी शायद थोड़ा कम पड़ रहा है। एक माहौल था भारत में कि भाई अगर कोई अंग्रेजी में नहीं लिखता है तो आप भी जानते हैं, उस कोई सुनता नहीं था। मुझे जो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। उच्चायोग में भेजा गया है, भारतीय राजदूत के ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं, अगर मैं दिल पे हाथ रख के कहूँ जी तो शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैंने अंग्रेजी में लिखी। हाँ, मेरी किताबें सब हमारी जड़ों से जुड़ी हुई, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा महान लेखक हैं भारत में, जो शायद हमारे भारतीय भाषाओं में लिखते हैं, सिर्फ हिंदी में नहीं, मलयालम में, मराठी में, बंगाली में, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में, और उन्हें ये एक्सपोजर नहीं मिलता है हमारे नेशनल मीडिया से, क्योंकि शायद, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी का प्रभाव बुरा है, हाँ ठीक है भाई, इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो उसका प्रभाव इतना बुरा नहीं नहीं हो सकता, लेकिन हमारे भारत देश में अंग्रेजी का प्रभाव नहीं, अंग्रेजी का दबाव है। और बहुत सही बोला। और अगर मैं दिल पे हाथ रख, मतलब हमारे घर में हम सब हिंदी में ही बात करते हैं, मेरे माँ बाप हिंदी मीडियम में पले बड़े थे, उन्हें कठिनाई हुई थी क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी नहीं। तो हम, उनके 4 बच्चे थे, हम सबको उनने कॉन्वेंट स्कूल में भेजा कि अंग्रेजी सीखो तुम, ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। लेकिन घर में तो हम हिंदी में ही बात करते थे, बुनियाद तो हमारी भारत की जड़ों से ही जुड़ी हुई।
तो आज हाँ शायद मैं हिंदी में लिख सकता हूँ तो शायद लोग सुनेंगे, अगर पहले लिखता तो आप भी शायद ये बात मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शायद लोग इतना नहीं सुनते। ये कड़वा सत्य है लेकिन सत्य तो है। बिल्कुल। अमीश जी, आपका दिया हुआ समय समाप्त हो रहा है मुझे, और डिप्लोमेट्स के समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अंत में एक लाइटर नोट पे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमीश त्रिपाठी राजनीति में आएंगे? अरे नहीं नहीं। क्योंकि अभी बोलने, क्या आपको हम संसद में देख पाएंगे? ना ना, कभी नहीं। मैं देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि भाई, मेरा सच्ची में मानना है कि भारत, हमारे माँ भारती में, भारत देश में सबसे डिफिकल्ट जॉब राजनेताओं का है। राजनीतिक जो नौकरी, राजनीतिक जो काम है, क्योंकि भारत देश को चलाना इतना आसान नहीं है। हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट लोग हैं, अगर दिल पे हाथ रख के कहें तो। और जी। इतना कठिन काम शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं मैं सच्ची में साफ मन से कहूँ तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये डिप्लोमेट की नौकरी कर रहा हूँ, लेखन का काम कर रहा हूँ, शिव जी की सब कृपा है, शायद यही करता रहूंगा। आगे कहाँ शिव जी ले जाए वो मतलब वो कौन कह सकता है, लेकिन भाई मेरा तो मानना है मैं राजनीति में नहीं, कभी नहीं नहीं। बहुत 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 धन्यवाद अमीश जी, आप दैनिक जागरण के साथ जुड़े और आपने अपने इतने व्यस्त समय निकाला। कोरोना के इस संकट के समय में आप अपना ख्याल रखिए, और पूरे देश की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये किताब सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। अमीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, बहुत बहुत।